हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका स्वागत करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले एक नए टॉपिक को, और टॉपिक है विद्युत चुंबकीय विकिरण। स्टूडेंट्स, आप अपने आसपास वातावरण में जो मैक्सिमम अर्थात अधिकतम तरंगे देखते हो, वो अधिकतम तरंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण का ही एक रूप होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्स किरणें, जैसे गामा किरणें, ये किरणें ऐसी हैं जो अदृश्य होती हैं, अर्थात ये दिखाई नहीं देती। एक्स किरणें और गामा किरणें, इनका प्रयोग होता है बेटे चिकित्सा के क्षेत्र में। जैसे शरीर के आंतरिक भाग का चित्र उत्पन्न करने हेतु जिन किरणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें एक्स किरणें। जैसे जब किसी की हड्डी टूट जाए तो उस पार्ट्स का एक छाया चित्र बनाने हेतु उस पार्ट से एक्स किरणों को गुजारा जाता है, और इनका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। इसी प्रकार से गामा किरणें, इनका उपयोग भी चिकित्सा के क्षेत्र में होगा। उच्च आवर्ती की किरणें कहलाती है बेटे गामा किरणें। जस्ट इसके बाद आपने नाम सुना होगा अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज अर्थात पराबैंगनी किरणें। इसके बाद कुछ किरणें होती हैं विजिबल रेज, और इन्हें हम हिंदी में कहते हैं विजिबल रेज को दृश्य किरणें, अर्थात ये दिखाई देती हैं। जैसे आपने प्रिज्म के द्वारा जो अपवर्तनांक हो रहा था कलर्स का, रंगों का, और हमें एक पैटर्न प्राप्त हुआ था विबग्योर। सात कलर जो प्राप्त हुए थे पर्दे पर, स्क्रीन पर, विबग्योर के रूप में प्राप्त हुए थे, अर्थात वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये सब समस्त रंग की जो किरणें होती हैं वो सब विजिबल अर्थात दृश्य प्रकाश की किरणें कहलाती हैं, और इन सब का सम्मिलित रूप बनता है श्वेत प्रकाश। और जब श्वेत प्रकाश विखंडित होता है, उसका प्रकीर्णन होता है, तब किस रूप में हमें प्राप्त होता है? विबग्योर के रूप में। तो ये थी हमारी दृश्य किरणें। ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के ही श्रेणी में आएंगी। जस्ट इसके बाद एक किरणें होती हैं रेडियो तरंगें, अर्थात रेडियो के अंतर्गत जो तरंगें उस संचार के माध्यम में उपलब्ध होती हैं वो होती है बेटे रेडियो तरंगें। जस्ट इसके बाद एक और किरणें होती हैं इंफ्रारेड किरणें, और ये जो किरणें प्राप्त होती हैं हमें आपके टीवी का जो रिमोट है वहां पर इन किरणों की उपस्थिति को देखा जा सकता है। रेडियो में रेडियो तरंगें उपस्थित होती हैं। इंफ्रारेड जो किरणें होते हैं वो टीवी के रिमोट्स में हमें इनकी उपस्थिति दिखाई देती है। बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि इंफ्रारेड और ये रेडियो किरणें ये सब अदृश्य किरणें हैं, दिखाई नहीं देंगी। दिखने वाली किरणें तो केवल ये हैं, इसीलिए इनका नाम विजिबल रेज अर्थात दृश्य किरणें। जस्ट इसके बाद एक आपने पढ़ा होगा, जब आपने माइक्रोवेव ओवन में रखे हुए गर्म समोसों का सेवन किया होगा, तो उन माइक्रोवेव ओवन में जो किरणें होती हैं वो कहलाती है माइक्रोवेव किरणें।
माइक्रोवेव रेज। तो ये सब किरणें हैं बेटे, किस श्रेणी में आती है? विद्युत चुंबकीय विकिरण की श्रेणी में। अब ये विद्युत चुंबकीय विकिरण अर्थात विद्युत चुंबकीय किरणें बनती कैसे हैं? 11वीं क्लास के स्टैंडर्ड पर एक संक्षेप में इन विद्युत चुंबकीय विकिरण का अध्ययन करेंगे। क्लास 12th में जाने के बाद हम इन्हें डीपली पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यदि कोई आवेश v वेग से, अगर कोई आवेश स्थिर अवस्था में हो अर्थात v का मान 0 हो, वेग 0 हो, तब केवल और केवल आवेश जो उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और जिसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र एक गणितीय रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर भी लगा होता है। क्लास 12th में आप डीपली अध्ययन करोगे विद्युत क्षेत्र का। अब अगर कोई भी आवेश गतिमान हो बट वेग कांस्टेंट हो, नियत हो, अर्थात नियत वेग से, एक समान वेग से आगे की ओर चले, तब आवेश जो उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा प्लस चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं बी वेक्टर से। तीसरी एक और कंडीशन कि अगर कोई भी आवेश गतिमान तो हो बट वेग अनियत हो, अर्थात वेग नियत ना हो। अब जब वेग नियत नहीं होगा अर्थात वेग लगातार चेंज होगा, तो आवेश गति करेगा किस प्रकार से? त्वरण के रूप में, त्वरित गति कहलाएगी। अर्थात आवेश त्वरित गति करे, आवेश की गति में त्वरण भी हो, तब विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस कुछ विकिरण अर्थात रेडिएशन भी उत्सर्जित करेगा। कौन? ये आवेश। और इन सब का जो सम्मिलित रूप होगा वही कहलाएगा विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो ये है हमारी विद्युत चुंबकीय विकिरण। अर्थात हम कह सकते हैं अगर कोई भी आवेश परिवर्ती वेग से गति करे, कोई भी आवेश अनियत वेग से गति करे, कोई भी आवेश त्वरित गति करे, तब वह आवेश विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। प्यारे बच्चों, याद रखना, जब ये कंडीशन होगी तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और रेडिएशन अर्थात एक प्रकार की विकिरण उत्सर्जित होंगी। बट ये जो विद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र है, ई वेक्टर और बी वेक्टर, ई वेक्टर भी और बी वेक्टर भी आवेश की गति के अर्थात आवेश जिस वेग से गति कर रहा है इसके लंबवत होगा। इसका क्या मीनिंग हुआ कि मान के चलो आवेश इस डायरेक्शन में गति कर रहा है v वेग से, तब इस आवेश के लंबवत होगा विद्युत क्षेत्र, और इस विद्युत क्षेत्र के और इस आवेश के दोनों के लंबवत होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र। कुछ इस प्रकार से मैं समझा सकता हूं आपको। देखिए, अगर हमारा कोई पार्टिकल आवेशित कण इस डायरेक्शन में गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी ये। बट अब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी? चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बेटे कुछ इस प्रकार से होगी, बाहर की ओर। अब आप देखिए, तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। चाहे आप आवेशित कण और चुंबकीय क्षेत्र के बीच एंगल देखिए,
चाहे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच एंगल देखिए, तीनों एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार से होंगे। तो ये कंडीशन होगी जब आवेश त्वरित गति करेगा। अब अगर इसे मैं इसे डायग्राम के रूप में दिखाऊं, तो प्यारे बच्चों डायग्राम कुछ आपका इस प्रकार से बनेगा। ये आवेश है जो कि v वेक्टर से गतिमान है इस दिशा में। विद्युत क्षेत्र E वेक्टर लंबवत होगा आवेशित कण के, और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होगा ई वेक्टर के भी और आवेशित कण के वेग के भी, आवेशित कण की गति के भी। अब देखिए, अगर हम विद्युत चुंबकीय विकिरण को दर्शाना चाहें ग्राफ के रूप में, तो अब अगर विद्युत चुंबकीय विकिरण के हम वाइब्रेशन कंपन को दर्शाएं, तो प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से कंपन होंगे। देखिए, आवेशित कण का वेग v वेग से इस ओर गति कर रहा है, और विद्युत क्षेत्र ये दर्शा रहा है, देखिए लंबवत डायरेक्शन 90 डिग्री का ही एंगल बना रहा है, इधर से भी और ये भी। तो ये हमने कुछ इस प्रकार से ये संबंध दर्शाया बेटे विद्युत क्षेत्र में और आवेशित कण की गति के बीच, जो इस चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। बट अब अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को भी इसके अंतर्गत दर्शाएं, तो चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों के लंबवत होगा और कुछ इस प्रकार से होगा। प्यारे बच्चों, इस चित्र को हम कंप्लीट करते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में था ना, इस रूम में बेटे।
ये जो डायग्राम बना है बेटे, ये प्रदर्शित कर रहा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और आवेशित कण एक दूसरे के लंबवत दर्शाए गए हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण का बनेगा। अब प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित हम कुछ शब्दावली पढ़ेंगे, कुछ शब्दावली का अध्ययन करेंगे। देखिए किस प्रकार से। कुछ हम शब्दावली का अध्ययन करेंगे, कुछ शब्द ऐसा आएंगे जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के अंतर्गत प्रयोग होंगे। आपको देखिए फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पर जल है और जल के मध्य में आपने कोई पत्थर फेंक दिया है, तो पत्थर फेंकने के बाद इसमें विक्षोभ उत्पन्न होगा और विक्षोभ इस प्रकार से होगा बेटे। जब आप टॉप व्यू से देखेंगे, अर्थात जल की ऊपरी सतह से देखेंगे, तो आपको जल कुछ इस प्रकार से गोल गोल घूमता हुआ नजर आएगा। बट आप जल को अगर एक किनारे पर से देखेंगे, तो जल जो आपको नजर आएगा चलते हुए कुछ इस प्रकार से गति करेगा, सर्पिलाकार मार्ग में कुछ इस प्रकार से गति करेगा बेटा। तो हम बनाते हैं अब शब्दावली के लिए आपके डायग्राम। ये डायग्राम आपने देख चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम सतह से किसी किरण को देखेंगे, तो देखेगा कुछ इस प्रकार से। इस मार्ग में गति करती हुई तरंग आपको चलती हुई दिखाई देगी। प्यारे बच्चों, इस तरंग के इस ओर का जो पीक पॉइंट है, ये कहलाता है शृंग। इस पीक पॉइंट को यहां शृंग कहेंगे, तो इधर भी ये शृंग ही होगा। सेम इसी प्रकार से सबसे लोअर जो पॉइंट होगा इधर, ये कहलाएगा गर्त, और यहां पर ये क्या कहलाएगा, गर्त। अब हम, और ये जो स्थिति कहलाती है, ये कहलाती है माध्य स्थिति। सबसे पहले जो शब्दावली का हम अध्ययन करेंगे बेटा, आयाम। और आयाम को इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीट्यूड। देखिए एम्पलीट्यूड अर्थात आयाम क्या होता है, किसी भी तरंग की माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। देखिए माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, ये क्या कहलाता है, उस तरंग का आयाम कहलाता है। यहां से अधिकतम विस्थापन ये होगा और इधर से अधिकतम विस्थापन ये होगा, यहां से ये और यहां से ये। तो किसी भी तरंग की माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को ही क्या कहेंगे हम, आयाम। तो सबसे पहली डेफिनेशन आपकी यहां से कंप्लीट हो गई। जस्ट दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं, तरंग दैर्ध्य, जिसे हम वेव लेंथ भी कहते हैं। नाम में ही वैसे तो छुपा पड़ा है इसके, वेव लेंथ अर्थात तरंग की लंबाई। नाम में ही छुपा पड़ा है इसके बेटे, इसकी डेफिनेशन तरंग की लंबाई। इसका जो सिंबल होगा, सिंबल इसे प्रदर्शित करेंगे हम लैम्बडा से, और आयाम को प्रदर्शित करते हैं ए से।
तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ध्यान से समझना। तरंग की लंबाई, देखिए मान के चलो ये तरंग है, ये सब तरंगों के रूप में पानी बाहर की ओर आ रहा है। तो एक तरंग के पूर्ण होने में, देखो एक तरंग मान के चलो ऐसे, दूसरी तरंग कुछ इस प्रकार से, तीसरी तरंग कुछ इस प्रकार से। एक तरंग के पूर्ण होने में तय की गई दूरी, देखिए एक तरंग कहां से कहां तक पूर्ण हुई, यहां से लेकर के यहां तक। तो एक तरंग के पूर्ण होने में तय की गई दूरी, और इसे क्या कहेंगे, तरंग की परिधि। देखिए तरंग की परिधि। तो तरंग द्वारा तय की गई परिधि जो होती है ना, वही क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। क्योंकि एक प्रकार की दूरी है तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। देखिए इस टॉपिक को जल्दी में बहुत से मैंने देखा है टीचर्स भी गलत पढ़ा देते हैं। क्या कहते हैं, दो सुरंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य, दो वृत्त के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य। नहीं, वास्तव में पूर्ण तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे कि टॉपिक है क्या। किसी भी एक तरंग को पूर्ण होने में तय की गई दूरी, किसी भी एक तरंग को पूर्ण होने में तय की गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहां से समझते हैं, देखिए मान के चलो तरंग यहां से शुरू हुई, कब पूरी होगी, जब इसका एक पूरा सर्किल पूरा हो जाएगा। और पूरा सर्किल कहां से हुआ, देखो यहां से चली ऐसे, तो कितना सर्किल हुआ, केवल 1/2, आधा सर्किल पूरा हुआ है। फिर यहां से आई ऐसे इस ओर, आधा सर्किल बेटे, आधा चक्र पूरा ये हुआ है। तो आधा चक्र और आधा चक्र मिलकर के एक तरंग यहां पर जाकर के पूर्ण हुई है। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी ये कहलाएगी तरंग दैर्ध्य। हम इसे इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, अर्थात यहां से लेकर और यहां तक ये कहलाएगी तरंग दैर्ध्य। बट अब ये नहीं है कि तरंग दैर्ध्य केवल यहां से यहां तक है, इसी डायग्राम में और भी अच्छे से देखना है। देखिए अगर हम यहां से शुरू करें किसी तरंग को, अगर हम मान लें कि तरंग यहां से शुरू हो रही है, तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक कितनी दूरी तय करी है, 1/4। याद रखना संपूर्ण कितनी है, 1/2, और उस 1/2 की भी ये आधी है, तो 1/4 दूरी। फिर यहां से ये कंप्लीट दूरी तय करी है, कितनी, 1/2, और फिर यहां से और यहां तक की कितनी दूरी तय करी है, 1/4। जब आप इसे ध्यान से जोड़ के योग करके देखोगे, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, टोटल योगफल पूरी एक तरंग ही निकल करके आएगी। हम कह सकते हैं, अर्थात ये जो है ये शृंग है ना, और ये भी क्या चीज है, शृंग। तो दो शृंग के बीच की दूरी भी, दो शृंग के बीच की दूरी, दो क्रमागत शृंग, क्योंकि शृंग तो वहां भी बनेगा ऐसे, ये भी शृंग ही होगा। दो क्रमागत शृंग के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। बट अब अगर इसे यहां से देखें, मान के चलो तरंग यहां से शुरू हुई है, तो कितनी दूरी तय करी है इसने, केवल 1/4। फिर यहां से और यहां तक कितनी दूरी तय करी है, 1/2, और फिर यहां तक आने में कितनी दूरी तय करी है, यहां तक 1/4। तो कंप्लीट पूरा एक सर्किल, एक चक्र पूरा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस बिंदु से लेकर और इस बिंदु तक के बीच की दूरी पूरी एक तरंग की दूरी हो रही है, इसे क्या कहेंगे हम, तरंग दैर्ध्य। एक डेफिनेशन और निकल गई यहां से कि दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी भी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। अर्थात हम तरंग दैर्ध्य को इस प्रकार से कह सकते हैं कि तरंग द्वारा, एक तरंग के द्वारा चली गई दूरी, एक तरंग के द्वारा चली दूरी, जब एक तरंग कंप्लीट पूर्ण हो जाएगी, उसका एक चक्र पूरा हो जाएगा, तो वो दूरी क्या कहलाती है, हमारी तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य हमारा टॉपिक बेटा कंप्लीट हो गया। जस्ट इसके एकदम बाद अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक
आवर्ती। प्यारे बच्चों, आवर्ती क्या होती है? किसी भी एक बिंदु से, कोई भी एक निश्चित बिंदु है, उससे एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या। अर्थात हम कह सकते हैं एकांक समय में गुजरने वाली तरंगों की संख्या ही क्या कहलाती है? आवर्ती। और से हम प्रदर्शित करते हैं तरंग की आवर्ती को बेटे म्यू, ये एक वर्ड है, तरंग की आवर्ती को प्रदर्शित करते हैं म्यू। तो आवर्ती हम पढ़ चुके कि एक सेकंड में अर्थात एकांक समय में जो तरंगे किसी बिंदु से गुजरेंगी, किसी बिंदु से पास होंगी, वही क्या कहलाएगी? आवर्ती। और इसका जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों, इसका मात्रक होता है, देखो एकांक समय, इसका मतलब एकांक समय का मतलब प्रति सेकंड। और प्रति सेकंड को हम ऐसे लिख सकते हैं सेकंड की घात -1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/सेकंड, या फिर इसका एक और मात्रक होता है हर्ट्ज। तो ये आपके 3 मात्रक कुछ इस प्रकार से कंप्लीट हो गए आवर्ती के। अब नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे बेटे आवर्तकाल। इससे पहले मैं आवर्ती से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक बताता हूं। देखिए बेटे, तो प्यारे बच्चों इस डायग्राम को ऑब्जर्व करके बताओ कि इस डायग्राम में आवर्ती कितनी है, यहां पर आवर्ती कितनी है और यहां पर आवर्ती कितनी है। देखिएगा, एक सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंग की संख्या। अब हम देखेंगे एक सेकंड में कितनी तरंग गुजरी है। देखो यहां पर इसने 1/2 सर्किल पूरा किया है, आधी तरंग गुजरी है, अर्थात यहां पर 1/2 ये हो गया। तो तरंग कितनी गुजरी है कुल मिलाकर के? इस बिंदु पर अगर यहां से तरंग शुरू हुई है तो केवल एक तरंग गुजरी है। तो यहां पर जो आवर्ती हो जाएगी वो हो जाएगी 1 हर्ट्ज। यहां पर कितनी आवर्ती हो जाएगी? देखिए यहां पर जो इस बिंदु से तरंग गुजरी है केवल एक सेकंड में इतनी तरंग, अर्थात 1/2। 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 हर्ट्ज। बट यहां पर देखिए 2 सेकंड में, प्यारे बच्चों यहां पर 2 सेकंड में कितनी तरंग गुजर रही है? 1/2 यहां पर, 1/2 यहां पर। तो देखिए 2 सेकंड में कितनी तरंग गुजर रही है? केवल एक तरंग। 2 सेकंड में एक तरंग गुजर रही है। तो सोचिए एक सेकंड में कितनी तरंग गुजरेगी? 1/2 तरंग। और एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को ही क्या कहलाते हैं? आवर्ती। तो आवर्ती यहां पर कितनी हो जाएगी? 0.5 हर्ट्ज। तो यहां पर भी 0.5 हर्ट्ज इसकी आवर्ती ज्ञात होगी। तो कुछ इस प्रकार से बेटे ये टॉपिक था जिसमें हमने 0.5 हर्ट्ज आवर्ती ज्ञात किए। यहां पर नेक्स्ट टॉपिक बहुत स्पीड के साथ करते हैं। देखिए आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? किसी एक तरंग को एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। अर्थात एक तरंग के पूर्ण होने में लगा समय ही क्या कहलाएगा? आवर्तकाल टी। अब देखिए टी समय में पूर्ण होने वाली तरंग या उत्पन्न होने वाली तरंग क्या कहलाएगी? देखो टी समय में आवर्तकाल क्या होता है? किसी भी तरंग को एक चक्र पूर्ण होने में लगा समय,
अर्थात एक चक्र को पूर्ण करने में जो समय लगेगा वही क्या कहलाएगा, उस तरंग का आवर्तकाल। यदि यदि किसी तरंग का आवर्तकाल t है, यदि किसी तरंग का आवर्तकाल t है, तो इससे क्या तात्पर्य है कि t समय में कितनी तरंग उत्पन्न हो रही है, एक तरंग। तो प्यारे बच्चों, एक समय में t समय में है, तो एक समय में, एकांक समय में उत्पन्न तरंग कितनी हो जाएगी, 1/t। और प्यारे बच्चों, एकांक समय में जो उत्पन्न तरंगें होती है, एकांक समय में किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंग है, वो क्या कहलाती है, आवर्ती। तो आवर्ती बराबर क्या हो जाएगा, 1/t। अर्थात हम कह सकते हैं आवर्ती आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। आवर्ती आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। ये हमारा एक डेरिवेशन प्राप्त हो गया। जस्ट हम दूसरा डेरिवेशन प्राप्त करते हैं। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी अपॉन समय। यदि किसी तरंग की चाल v है, यदि किसी तरंग की चाल v है और उसका आवर्तकाल t है, अर्थात अब हम क्या कहेंगे कि उसने t समय में अपना एक चक्र पूर्ण किया है। t क्या चीज है यहाँ पर, आवर्तकाल। तो प्यारे बच्चों, दूरी कितनी हो जाएगी, एक चक्र में जो दूरी होगी, और एक चक्र की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। तरंग की परिधि तो तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो यहां से एक डेफिनेशन निकल गई, एक सूत्र और निकल जाएगा, v बराबर, ये लैम्बडा तो सेम रहेगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 1/t। और v बराबर लैम्बडा और 1/t किसके इक्वल होता है, आवर्ती के, न्यू। v बराबर लैम्बडा न्यू, अर्थात तरंग का वेग तरंग के तरंग दैर्ध्य और तरंग की आवर्ती के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमारा संबंध आया जो तरंग के वेग और तरंग दैर्ध्य तथा तरंग की आवर्ती के बीच है। और ये जो संबंध है तरंग की आवर्ती और आवर्तकाल के बीच संबंध है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में ये पार्ट्स हमने कवर किया विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। तब तक आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।